हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आज की पाठशाला मैं लेकर आई हूँ अपनी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग पाठशाला जाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हम लोग निकालते हैं। तो आज भी कुछ सवालों के जवाब ही लेकर आई हूँ, यानी कि जो हम अपना पढ़ रहे हैं क्लास 9th। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 9th जो हम पढ़ रहे हैं वो है कोर्स ए। बार बार मेंशन करती हूँ कोर्स ए, क्योंकि कोर्स ए में जो हमारी दो बुक चलती हैं वो है शतज और कृतिका। ठीक है, अगर आप कोर्स बी में हैं तो आपके पास बुक चल रही है स्पर्श और संचय पार्ट 1। ठीक है, दोनों में पार्ट 1 चलती है, 10th में पार्ट 2 चलती है। तो अभी आप अगर 9th में हो और आपके पास में ये चैप्टर नहीं है जो पीछे आपको दिख रहा है इस जल प्रलय में, अगर आपके पास ये चैप्टर नहीं है तो इसका मतलब आप कोर्स ए में नहीं। तो एक बार अपने बुक के नेम्स जरूर चेक करना जो मैंने बताए हैं आपको। तो कोर्स ए में जो हमारी दो बुक चल रही है वो है शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1। शतज भाग 1 हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने अपनी नेक्स्ट बुक कृतिका भाग 1 शुरू कर दी है। और कृतिका भाग 1 में हमने पहला चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब पहले चैप्टर में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो हमारी स्टोरी थी इस जल प्रलय में। ठीक है, जो एक रिपोर्टाज थी, रिपोर्ट के तौर पर हमारे लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमारे सामने रखी थी कि किस तरीके से जो बाढ़ आई वो थी 1967 में, जिसे उन्होंने खुद भोगा, उसके बारे में बताया। इसके अलावा वो 2-3 बार और देख चुके थे। तो उन्होंने जो उससे पहले देखी वो थी आपकी 1947 में, जो मनिहार में देखी, जहाँ पे उन्होंने एक रेस्क्यू का काम भी किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने 1949 यानी कि 1949 में देखी, जो महानंदा पर नदी में आई थी, उस पे भी उन्होंने जो है हमें बताया। और उसके बाद 67 से उन्होंने बताया कि पिछले साल एक बाढ़ देखी थी जिसमें उन्होंने गर्भवती स्त्री को देखा था। तो इस तरीके से 3 उन्होंने जो है बाढ़ के बारे में अपनी स्मृतियों के ज़रिए बताया। और एक जो वो प्रेजेंट अभी यानी कि 1967 में यानी कि 1967 में जिस चीज़ को देख रहे थे उस बाढ़ के बारे में बताया। तो पूरा हमने देखा, उसमें नदी में होने वाले घाव के बारे में था, मतलब जब पानी में रहते हैं तो घाव हो जाता है, किस किस टाइम पे कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ें बताई। अब इसी बुक में उसके बाद आपके पास में 13 क्वेश्चन दिए गए। कितने? 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम इन्हीं 13 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इनके आंसर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में। पहला प्रश्न आ रहा है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करते हैं? सबसे पहले बाढ़ में जो हमारी ज़रूरत होती है, जैसे पीने का पानी है, केरोसिन ऑयल है, क्योंकि भाई अब हम कोई चीज़ जलाएंगे, कैसे जलाएंगे? ईंधन जिसको हम बोलते हैं। कुछ लोग स्टोव जलाते हैं तो केरोसिन ऑयल लेकर रखते हैं, जो लोग लकड़ियों से जलाते हैं वो लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ लेकर रखते हैं। तो मतलब जिनके यहाँ जिस तरीके से खाना पकाया जाता है वो ईंधन लेकर रखते हैं। माचिस हो गई, खाने पीने की सामग्री हो गई, ये तो होता ही होता है। जिन एरिया में बाढ़ आ रही है उन एरियाज़ में अपने, अगर आपके घर पड़ रहे हैं तो अगर आप सामान कहीं शिफ्ट कर सकते हो तो बहुत सारे लोग उस तरह की शिफ्टिंग भी करते हैं। देखिए क्या है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम उस बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहें, और क्योंकि देखिए बाढ़ आएगी तो ये मत सोचिए कि पानी आज भरा और कल निकल जाएगा, क्योंकि पानी को निकलने में टाइम लगता है। तो आप 1 हफ्ते की तैयारी करके रखनी पड़ती है, जिसमें हमें बैकअप प्लान, जिसको हम बोलते हैं बैकअप प्लान, कि बाढ़ आने के बाद 1 हफ्ते तक हम क्या खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, इन सब की तैयारी के लिए। तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा की, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। तो जब अगर बढ़ जाएगा तो देखिए, जब बाढ़ बढ़ती है ना तो जैसे ये फ्रेशअप वॉशरूम वगैरह भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कंपोस्ट की बॉटल्स, वो गोलियां रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में किसी दिन में बताऊंगी, तो अभी तो मैं इतना ही बता रही हूँ। दूसरा जो है, और इसके अलावा हम सुरक्षित रहें तो एक ऐसी जगह का चयन, जैसे हमारे लेखक तो हैं वो तो फ्लैट में रह रहे थे तो उनके घर तक पानी नहीं आ रहा था, लेकिन जो लोग जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि वो या तो कहीं और शिफ्ट हो जाएं, अपने जो सामान वो सुरक्षित जगह पे ला सकते हैं वो सुरक्षित जगहों पर लाते हैं। खास तौर से दुकानदार वगैरह तो अपने सामान को ऊपर ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
प्रश्न संख्या 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? अब क्या कारण था कि भाई बाढ़ कहाँ तक पहुंची, बाढ़ क्या है, तो लेखक के अंदर क्यों था? क्योंकि लेखक जो है वो बाढ़ का सामना पहली बार, वैसे तो बाढ़ उन्होंने कई बार देखी थी, लेकिन जिस एरिया में रह रहे हैं उस जगह बाढ़ धीरे धीरे आकर बढ़ रही थी। अभी तक कहते बाढ़ आ गई, उसके बाद वो जाते थे वहाँ पे रेस्क्यू करने या लोगों की मदद करने, ज़रूरत की सामान देने वगैरह, लेकिन अब क्या था, वो खुद एक भुक्तभोगी बनने जा रहे थे उसमें। तो क्या था, लेखक उस क्षेत्र में रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। अब क्यों था, मैंने बताया था ना कि विशाल और पर्ती क्षेत्र था। विशाल पर्ती क्षेत्र का मतलब वो ऊंचा एरिया था, उस जगह पर बाढ़ का पानी आसानी से नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कभी भी बाढ़ का सामना, वो कभी खुद भुक्तभोगी बने ही नहीं। हमेशा जो लोग बाढ़ का सामना करते थे उन्हें वहां आकर बसना पड़ता था। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखा था पर बाढ़ घिरने, बहने और भोगने का अनुभव नहीं किया था। मतलब उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप भी बोलोगे उन्होंने बाढ़ देखी, 4 बार देखी। 1947 में देखी, 1949 में देखी, 1966 में देखी और चौथी बार 1967 में देख रहे थे, लेकिन अभी वो खुद भुक्तभोगी नहीं बने थे। वो भुक्तभोगी कब बने, 1967 में वो भुक्तभोगी बने थे। इसलिए वो काफ़ी उत्सुक थे कि बाढ़ किस तरीके से आती है, कैसे आसपास का माहौल होता है। तो ये सब घर में बैठ के तो हम जान नहीं सकते, इसके लिए घर से निकलना पड़ता है। तो वही हुआ, बहने योग्य अनुभव नहीं किया था, वह प्रत्यक्ष अनुभव करने के उत्सुक थे। वह इन सब का जो है वो खुद अनुभव करना चाहते थे, देखना चाहते थे। डायरेक्टली, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली होता है। तो डायरेक्टली वो खुद अपनी आंखों से सारी चीजों को देखना चाहते थे। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए वो बहुत बेचैन था कि भाई देखिए उसमें क्या, आप जैसे कैसे प्रश्न आएंगे बाढ़ के लिए कि बाढ़ किस तरीके से आती है। बाढ़, अब आप जैसे अगर किसी ने आप में से बाढ़ का अनुभव किया तो आपको पता होगा, आप में से बहुतों ने नहीं किया होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मैंने भी नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि बाढ़ किस तरीके से आती है। धीरे धीरे पानी बढ़ता है, एकदम से आता है, क्या होता है। तो ये कई तरीके से जिज्ञासा का कारण बनती है। और जब बाढ़ आती है तो वो दिखती किस तरीके से है। अब जब पानी बढ़ेगा तो वो अपने साथ गंदगी लेकर आता है, झाग लेकर आता है, सब होता है। अब देखिए बाढ़ के पानी में तो सब कुछ चीजें आएंगी ना, तो वो सब कुछ बहकर आता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? अब देखिए पटना शहर में बढ़ रहा है पानी, धीरे धीरे एरियाज को कवर कर रहा है। अब हमारे लेखक जहां रहते हैं वो एरिया है राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर में पानी नहीं आया क्योंकि वो एरिया बड़ा था। तो अब सभी लोग अपने घर से निकलकर ये देखना चाहते थे कि भाई कहाँ तक पानी पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है। जहाँ तक पानी पहुँचा है वहाँ के लोग किस तरीके से इसमें सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि भाई बाढ़ आ रही है तो उनके एरिया तक तो भी बढ़ेगी ना। देखिए क्या है, पानी कहाँ तक आ गया, यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान से यही शब्द कह रहे थे कि भाई कहाँ आया पानी, कहाँ तक पहुँचा। अरे अभी सुबह तो वहाँ तक था, अभी यहाँ आ गया, तो अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो शाम को यहाँ तक पहुँच जाएगा। सबकी जुबान पे इसी तरीके की बातें थी। इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा और कौतूहल की भावना प्रकट होती है। यानी कि सबसे पहले क्यूरियस है, सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा, यानी कि क्या ये पानी बढ़कर आएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। मतलब पानी अगर इस स्पीड से बढ़ रहा है तो मेरे एरिया में नहीं आएगा, और अगर इस स्पीड से बढ़ रहा हो सकता है आ जाए। तो कई ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर दूसरा है कौतूहल, यानी कि अरे यार अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर पाएंगे। तो एक होता है ना कि मतलब कोई चीज़ घटी है, मान लो जैसे मेरे घर में पानी आ गया, ठीक है, अब हम जहाँ रह रहे हैं मेरे घर में पानी आ गया, तो अब पानी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरा सोफ़ा गीला हो जाएगा, मेरे यहाँ किचन में खाना कैसे बनेगा, हम लोग सोएंगे कहाँ, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन लोगों के सवाल से पता चल रही थी।
सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, क्योंकि सभी लोग जो है ना, अब जैसे बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दीजिए भाई, पहले बहुत बाढ़ आया करती थी, अब तो बहुत प्रबंध हो गए कि अब इतनी बाढ़ें नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल हो जाए तो ही कुछ क्षेत्रों में पानी बढ़ जाता है। तो बुजुर्ग लोग तो अनुभवी हुआ करते थे, अब जो नई पीढ़ी है उसको अनुभव नहीं पता कि भाई बाढ़ कैसे आती है, तो वो सभी क्यूरियस थे जानने के लिए कि बाढ़ कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ तक पहुँच रहा है। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है कि भैया ये खेल क्या है, बाढ़ में लोगों की जानें जाती हैं, तो उनको ये लग रहा था कि भाई ये किस तरीके से होता है, तो ये चीज़ को वो खुद देखकर अनुभव करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 4 है, मृत्यु को तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? अब बताइए। मृत्यु का तरल दूत कहा गया है पानी को। रीज़न क्या है कि जब ये पानी आता है, यानी कि जब बाढ़ आती, मेन क्या होता है, तरल दूत बाढ़ को कहा गया है। और इसे क्यों कहा गया है? इसका रीज़न ये है कि जब बाढ़ आती है तो लोगों के रहने, खाने, पीने, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। अब उसके बाद जब ये पानी उतरता है तो हर जगह जो है वो मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो पनपते हैं और इसके पीछे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये अपने साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु लेकर आता है। बाढ़ को गेहुआ झाग फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में है निरंतर बढ़ा जा रहा था। अब ध्यान से देखना, क्या था? गेहुआ मतलब क्या होता है, मतलब समझिए, रंग जो बताया जा रहा है। गेहूं देखा है, गेहूं, उसका रंग कैसा होता है? व्हीटिश, जिसे हम व्हीटिश शेड बोलते हैं कॉम्प्लेक्शन में, जिसे हम गेहुआ मतलब जो व्हीटिश होता है, व्हीट के शेड का, उसको इसलिए व्हीटिश बोला जाता है। उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गेहुआ। झाग फेन, जब पानी बढ़ रहा है तो अपने साथ आगे एक फेन बढ़ रहा है, जो वो गेहुआ है। क्यों? क्योंकि उसके साथ गंदगी है। झाग आप लोगों ने देखा है घर में, सर्फ को घोल के जो आप फेन बनाते हो, झाग बनाते हो, वो वाइट होता है क्योंकि आपने उसे साफ पानी में बनाया। एक बार ऐसा करो, पानी के अंदर थोड़ी डालो ब्लैक कलर और ब्लैक कलर के ऊपर उसमें डालो सर्फ और फिर उसे ऐसे करके फेंटना शुरू करो, झाग देखना वो काला हो जाएगा। तो जब उसके अंदर जैसा रंग होगा, जो चीज़ होगी वो उस तरीके का होता है। अब गेहुआ रंग है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेकर आया है। अब वो मोटी डोरी के शक्ल में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पानी जो बढ़ रहा है उसके आगे वो फेन चल रहा है, तो इसलिए वो काफ़ी मोटा है, तो वो डोरी सा लग रहा है। अब गेहूं कलर की डोरी भी होती है, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था। ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि करता है। तो देखिए, गंदा पानी होता है, ये अपने साथ गंदगी लाता है। शहर देखो, नदियों में क्या होता है, अगर ये पानी की बढ़ोतरी होती है तो वो गंदा नहीं होता। रीज़न ये है क्योंकि वो तो निरंतर बहता हुआ जा रहा है और वो अपना रास्ता बनाए है, उस पे जा रहा है, तो इसलिए वो पानी स्वच्छ रहेगा क्योंकि वो रनिंग में है। लेकिन शहरों में जब ये पानी बढ़ता है तो शहरों में आसपास बहुत कोने, चाहे जितनी सफाई कर लो, बहुत गंदगी होती है, तो वो अपने साथ सारी गंदगी बहाएगा, तो इसलिए वो बहुत गंदा होता है। गंदगी से के पानी में जब आप रहोगे तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां होंगी। पानी की वजह से लोगों को खाने पीने रहने हर चीज़ की दिक्कत होती है। इस पानी के उतर जाने के बाद चारों तरफ गंदगी होती, क्योंकि जो वो पानी समेट कर ऐसे गंदगी लेकर आ रहा था, जब वो वापस जाएगा तो धीरे धीरे अपने पीछे गंदगी छोड़ता हुआ जाता है, तो वो और ज़्यादा गंदगी करता है। मॉइस्चर तो सारी जगह होता है, हर चीज़ गीली, हर चीज़ जो है सड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अलग से पनपते। इसलिए जो है तरल दूत किसको बोला गया है? बाढ़ के पानी को बोला गया है। प्रश्न संख्या 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे इसमें बाढ़ आई, उसी तरीके से भूकंप आता है, सूखा आता है, तूफान आता है, बहुत सारी आपदाएं आती है। तो अब यहाँ पर आपको अपनी तरफ से बताना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपकी सोच पूछी गई है कि अगर कोई आपदा आती है तो आप इसके लिए क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या है, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए।
पहला है, सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग हो सके। तो सबसे पहला जो एक चीज होनी चाहिए, हर शहर का अपना आपदा निपटान जो है केंद्र होता है, अपना एक ऑफिस होता है जहां पर आपदा से निपटने के सारे प्रबंध, चाहे किसी भी तरह की आपदा हो, तो कुछ उनके प्रबंध होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड होना चाहिए, लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह उपलब्ध कराने, ये सब करना, बहुत सारा काम होता है। तो सरकार में ऐसा कोई एक विभाग हर जगह होना चाहिए, उनके अंदर वो उपकरण होने चाहिए, उन उपकरणों की समय समय पर देखरेख होनी चाहिए ताकि जब समय पड़े तो इनका इस्तेमाल सुचारू रूप से किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एनजीओज होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं, तो इस समय ऐसी बहुत सारी एनजीओज को एक्टिव हो जाना चाहिए जो लोगों की मदद कर सकते हैं और आगे आए और उन सभी की मदद करें। जितना जितना सामान हो सके कलेक्ट करके उन सभी को दे। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार अपने तौर पर कार्य करती है और बहुत सारे एनजीओज अपने तौर पर काम करते हैं। अगर ये मिलकर काम करें तो काम बहुत ही अच्छे से और इफेक्ट से कंप्लीट होता है। तो इनके बीच जो है तालमेल बिठाने का काम भी होना चाहिए। उत्साही नवयुवकों और युवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य से जुड़कर सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो मदद तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही जरिया नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है, वो अपने लेवल पे जिस भी हद तक चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाना चाहिए और आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ क्या पूछा गया है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। अब देखिए, पटना से दानापुर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अगर आप आज के समय में पटना और दानापुर जाओगे तो दोनों आपस में जुड़े हैं। पहले के समय में हम अगर 1967 में जाएं तो उस समय तो फिर भी इनके बीच डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि अब डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो गया है कि पटना और दानापुर आपस में लगभग एक सा ही, मतलब दोनों मिल गए। लगता ही नहीं है कि एक शहर से हम किसी दूसरे कस्बे में जा रहे हैं, वो आपस में कनेक्टेड रखते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बोला, जब दानापुर डूब रहा था, यानी कि दानापुर में जब बाढ़ आई थी तो पटनिया बाबू यानी कि पटना के लोग जो हैं उलट कर देखने भी नहीं आए, यानी कि पटना के लोग पलटकर यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए भी नहीं आए थे। तो ये किस मानसिकता बताती कि भाई आपदा हमारे ऊपर तो आई नहीं है, तुम्हारे ऊपर आई है, तुम निपट लो, हमारे ऊपर आएगी तो हम देखेंगे। तो आज किसके ऊपर आई है आफत? दानापुर के ऊपर नहीं, पटना के ऊपर आई थी। और पटना दानापुर पे जब आई थी तब पटना ने पलट कर नहीं देखा था, तब ये बात कही की गई थी। उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर आनंद होने की प्रवृत्ति, संकुचित और स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। यानी कि जब हम दूसरों की दुखों को देखते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को उनको तकलीफ को देखकर उनको तकलीफ नहीं होती है कि चलो हम मदद करें, हम स्वार्थी हैं, भाई हमारा तो घर नहीं डूब रहा, तुम्हारा डूब रहा है, तुम जानो। तो वो सारी मानसिकता पर चोट की गई है इस कथन के माध्यम से। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। यानी कि जब हम डूब रहे थे तो तुम मजा ले रहे थे, आज जब खुद डूब रहे हो तो सोचो कि कितनी तकलीफ होती है कि कोई मदद कर दे, कोई हेल्प कर दे आकर, है ना। तो ये चीज इस मानसिकता पर चोट करी गई है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया गया है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। अब क्या था, पूरे शहर में आ रही थी बाढ़, सारी दुकानें, सारी ऑफिस, सब कुछ, स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे। क्योंकि भाई बाढ़ आ रही थी तो सब अपने अपने घरों में थे, सारी दुकानें, सारी ज़रूरत की चीज़ों की सब चीज़ शॉप्स बंद थी। लेकिन पान की दुकान की बिक्री बढ़ी हुई थी। कारण ये था कि सभी लोग
ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भाई बाढ़ कहाँ तक आ गई है, कैसे बढ़ रहा है पानी, क्या हो रहा है। तो सब अपने अपने घरों से निकले हुए थे। अब घरों से निकले हुए थे तो भाई कहीं पर तो गॉसिप करने को चाहिए ना, जहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे। तो पान की दुकान एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन गया था जहाँ सभी आकर पान भी खा रहे थे और ये गॉसिप भी कर रहे थे कि भाई कहाँ तक पानी आया, कहाँ तक बढ़ा। तो सारी सबकी जिज्ञासाएं भी शांत हो रही थी। जब वहाँ आकर बात कर रहे थे तो पान खा रहे थे, तो पान वाले की बिक्री भी बढ़ गई थी। बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसीलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक हो गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे कि भाई बाढ़ कहाँ आए। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी कौतूहल युक्त थे, यानी कि हंसी मजाक करे। भाई देखिए, अगर बहुत तेजी से कोई मुसीबत आती है ना तो हम उससे निपटने की तैयारी नहीं कर पाते, लेकिन कोई मुसीबत अगर धीरे धीरे बढ़ रही है ना तो हम बहुत इत्मीनान से उसकी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ वही हो रहा था। बाढ़ यहाँ बहुत धीमे धीमे आ रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर थे। सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे कि हाँ ठीक है, चलो बाढ़ का पानी आ रहा है, हमने तैयारी कर ली, हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अपना सामान बचा लिया, सब हो गया। तो अब हम चिंता फिक्र हैं, चलो बाहर निकलते हैं, अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आया। तो वो हंसी खुशी इसलिए थी क्योंकि उनको कहीं से भी कोई नुकसान होता या खतरा होता नहीं दिख रहा था, और जिज्ञासा अलग से थी कि भाई पानी कहाँ तक आया। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था कि भाई कुछ करने को तो है नहीं, चलो बाहर निकलते हैं, देखते हैं, पान सस्ती चीज, खाओ आराम से, गपशप करो, सारी जिज्ञासा शांत करो, हो जाए। तो इसीलिए पान के दुकान की बिक्री बढ़ गई थी। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। क्या दिया है? जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किया। देखिए, सबसे पहली चीज क्या थी कि ये हुआ कि लेखक एक ऐसी जगह रहते थे जहां बाढ़ का पानी नहीं आता था, ऊंचा एरिया था। पहली बार ऐसा था कि उस एरिया में पानी आ रहा था, और पहली बार ऐसा था कि लेखक खुद इसको भोगने जा रहे थे। तो अब सबसे पहले जब लेखक को ये लगा कि हमारे क्षेत्र में पानी भर जाएगा तो उतरने में जाहिर सी बात है कुछ दिन लगेंगे, तो कुछ दिन की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है पीने का पानी इकट्ठा करो। लेखक ने पीने का पानी इकट्ठा किया। उसके बाद ईंधन का, क्योंकि उनके यहाँ स्टोव पे खाना बनता था तो उन्होंने केरोसिन ऑयल इकट्ठा किया। उसको जलाने के लिए माचिस ली, माचिस जलाने के लिए ले दिया सिलाई ली, रात में उजाला करने के लिए मोमबत्ती ली। खाने पीने की सामग्री है, जैसे सब्जियां हैं, आटा है, चावल है, ये जो भी इनिशियल जो चीज़ें होती हैं वो लेखक ने वो सारी तैयारियां कर ली थी। देखिए क्या है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उनके यहाँ गैस थी, अब पता चला गैस नहीं जलेगी, कम अगर नहीं पड़े 2-3 दिन और हो गई तो शायद कम पड़ जाएगी। तो उन्होंने फिर कोयला और केरोसिन ऑयल, भाई अंगीठी जला लेंगे कोयले से और स्टोव जला लेंगे केरोसिन से। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उससे 1 सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिताया जा सके। भाई खाने पीने की जो जितनी नीड्स थी वो तो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन अब आया कि भाई समय गुजारने के लिए कुछ चाहिए। समय कैसे गुजारा जाए, तो समय गुजारने के लिए उन्होंने पढ़ने लिखने की बहुत सारी सामग्री इकट्ठा कर ली ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना हो इस चीज के लिए। प्रश्न संख्या है 9। क्या दिया गया है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। अब जहां पर बाढ़ आती है वहां पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके बारे में भी आपको पाठ में बताया गया है। तो देखिए क्या क्या है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पका ही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पांवों, उंगलियां सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि पकाही जो घाव होता है वो कैसे होता है। ऐसा होता है, अब इसको आप ऐसे समझो, कभी आप कहीं बारिश में निकले हो और आपके शूज़ जो हैं
वो भीग गए हों, आपने सॉक्स पहने, शूज़ पहने और आप पूरी तरीके से भीग गए हो, तो उस कंडीशन में अगर आप आधे घंटे भी शूज़ के अंदर पैर रखते हो और आधा पौने घंटा, उसके बाद घर आके जब आप शूज़ उतारते हो तो आपकी उंगलियां देखो ना कैसे वाइट वाइट हो जाती हैं, उनमें कैसे ऐसे करके लंबी लंबी लकीरें बन जाती हैं, ठीक है। वो आपने सिर्फ आधा घंटा पैर रखा, इस कारण से इस तरीके से हो गया। लेकिन जिस एरिया में बाढ़ आती है, ठीक है, उस एरिया में क्या होता है कि पानी तो वहाँ हमेशा बढ़ गया, सूखी जगह आपको मिल नहीं रही है, तो आपके पैर, आपके बदन पूरा नहीं छोड़ दो, लेकिन पैर तो आपके हमेशा पानी में ही रहेंगे। तो पानी में रहने की वजह से क्या होता है, स्किन धीरे धीरे गलने लगती है। हमारी जो ये स्किन है ना, जो ये धीरे धीरे गलने लगती है, पैरों की मैं बात कर रही हूँ, उंगलियां गल जाती हैं पूरी तरीके से, पूरा दर्द बहुत होता है और तलवों में भी घाव हो जाता है। तलवों में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो इन घावों को क्या कहा जाता है, पकाही घाव। तो इन पकाई घावों पर लगाने के लिए दवा भी आती है। अक्सर क्या होता है, आपने बहुत सारे वैज्ञानिकों को, आपने नेशनल ज्योग्राफिक और इन सब जगह पर वैज्ञानिकों को जो है रेन फॉरेस्ट में भी जाते हुए देखा है ना, रेन फॉरेस्ट में जाते हुए। तो आप जहाँ रेन फॉरेस्ट यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब जो अमेज़ॉन है वो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, आप सभी को बोला जाता है, पृथ्वी का लंग्स बोले जाते हैं उनको। तो वो बहुत बड़ा जो है, करीबन शायद 7 की 8 देशों के बॉर्डर्स को वो टच करता है ना, इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है। और वहाँ पर जो है बारिश जो होती है वो होगी 2-3 दिन में एक बार होती ही होती है बारिश। तो उस एरिया में जब ये वैज्ञानिक जाते हैं ना, तो उन लोगों के पैरों में अक्सर ये घाव हो जाते हैं। उन लोगों को अपने पैरों का बहुत देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर उनका पानी, रेन फॉरेस्ट है, पानी हर जगह भरा रहता है, हर जगह नमी रहती है, तो इस तरीके के घाव हो जाते हैं। अच्छा, ये तो जब बाढ़ आती है उस समय ये सारी चीज़ें पानी की वजह से होती हैं। फिर अब जब पानी उतरता है तो हर जगह गंदगी होती है, जिससे मच्छर और मक्खी पनपते हैं। उसके बाद आपका मलेरिया है, टाइफॉइड है, बहुत तरह की बीमारियां पानी के उतर जाने के बाद भी फैलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी त्रासदी होती है, वो होती है अकाल की, क्योंकि सारी फसल नष्ट हो चुकी होती है, खाने पीने की सारी सामग्री खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस बाढ़ के जाने के बाद भी। प्रश्न संख्या 10 है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो अब क्या होता है कि हमने बताया था ना कि जब वो एक बार रेस्क्यू करने गए थे, तो उन्हें 1949 की बात है शायद, है ना, हाँ 1949 में जब वो एक जगह गए नाव लेकर, जब महानंदा में उफान आया था तब, तो वो जाते हैं और वहाँ पर जो है एक युवक है वो पानी में फंसा होता है और वो बीमार भी होता है, उसका अपना एक पालतू कुत्ता होता है। जब ये लोग रेस्क्यू करके उसे लेकर आते हैं अपने उसमें बोट में, तो वो कुत्ता भी आ जाता है। लेकिन जब सब लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई कुत्ता नहीं जाएगा, तुम जाओगे, तो वो मालिक खुद उतर जाता है, यानी कि वो युवक उतर जाता है और उसके बाद वो कुत्ता भी उतर जाता है। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उन दोनों में बहुत अपनत्व का भाव था। जो लड़का है वो कुत्ते को छोड़ना नहीं चाहता था और कुत्ता भी अपने मालिक के बगैर नहीं रह सकता था। तो ये भाव जो है ना, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को बताता है। नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। यानी कि वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि पानी में मौत है, लेकिन कुत्ता, अब देखो यहाँ पर पहला भाव था कि रेस्क्यू करने जब वो लोग गए तो उन्होंने सबसे पहले वो बीमार युवक को अपने पास बैठाला, तो युवक के साथ कुत्ता भी आ गया। तो अब वो तो अपने मालिक के साथ था, अब अगर दोनों लोग नाव में रहते तो दोनों की जान बच जाती। लेकिन जब उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, जो है कुत्ता नहीं आ सकता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब वो नहीं आ सकता तो जहाँ मौत थी वहाँ दोनों उतर गए। कुत्ता चाहता तो नाव में रह सकता था, तुम्हें नहीं जाना, तुम मत जाओ, लेकिन कुत्ता तो अपने मालिक का इसके पास बहुत लगाव था, तो इसलिए वो भी वो उस पानी में कूद जाता है। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ ना छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करते एक कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना प्रकट की थी कि नहीं, वो अपने मालिक के प्रति पूरी तरीके से स्वाभिमानी, मतलब हम क्या कहते हैं ना, स्वामी भक्ति जिसको हम बोलते हैं,
वो चीज़ उन्होंने प्रकट की थी कि नहीं, ये मेरा स्वामी है, मैं इसके साथ पूरी तरीके से रहूँगा, ये चीज़ उन्होंने व्यक्त करी थी। प्रश्न संख्या 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? अब क्या है, जब बाढ़ में जो चीज़ें, बाढ़ जैसे धीरे धीरे बढ़ रही थी ना, तो उस कंडीशन में लेखक को लग रहा था शायद मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर या कैमरा होता तो मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाता। अब इसको आप ऐसे समझो, आजकल है ना, कोई चीज़ होती है आप लोग तुरंत अपना फ़ोन उठाकर तुरंत रिकॉर्ड करने लगते हो। अब उस समय कैमरा वगैरह सबके पास नहीं हुआ करते थे, आज तो हम सभी के हाथ में कैमरा है ना। तो जब वो पानी बढ़ रहा था तो वो जो अनुभव था वो सारी चीज़ों को लेखक कैद करना चाहते थे। तो उनको बड़ा अच्छा था कि भाई मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि अच्छा है मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, अच्छा है कि मेरे पास जो कलम थी वो भी चोरी गई, अर्थात मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। इसके कहने का सिर्फ एक मतलब था कि जो चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं हमें उसे रिकॉर्ड करने, लिखने से बेहतर है कि उन सारी चीज़ों को हम अनुभव करें। अक्सर आजकल हम लोग के साथ क्या होता है, कोई चीज़ भी घटी सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। अरे रिकॉर्ड करने के चक्कर में हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं कि अब ये मोमेंट हम कैप्चर कर लें, लेकिन कैप्चर करने के चक्कर में वो एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाते हो। ये चीज़ थी, यही चीज़ उन्होंने लेखक ने बताई। तो क्या कहते हैं, लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता है, उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को संजो ले। मतलब उसका कलाकार मन करता है कि ये सारी चीजें हमें कैप्चर करनी चाहिए। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता, यानी कि वो एक्चुअल में ये सारे पलों को जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, चीज़ों को भोग ही नहीं पाता ना, ये चीज़ होती। तो इस तरीके से उसने कहा कि अच्छा है चलो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं इन सारी चीज़ों को अनुभव ही ना कर पाता। प्रश्न संख्या 12 है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं, ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। ऐसा कई बार हुआ है। मीडिया क्या है ना, सनसनी के जो लाइव देने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों में उलझा देती है और कभी कभी उनसे कंट्रोवर्सी बन जाती है, विवाद बढ़ जाते हैं, दंगे भड़क जाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं मीडिया में। हमने अक्सर ऐसी चीज़ देखी। अगर आपको ऐसी कोई घटना पता है तो उसका उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, मीडिया प्रचार प्रसार का वह सशक्त माध्यम है, सशक्त मतलब मजबूत माध्यम है, जिसकी पहुंच जन जन तक होती है, मतलब सभी तक वो आसानी से पहुंच सकता है। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा देता है। मतलब वो ये नहीं सोचता कि भाई उसने देखा कि ये खबर है तुरंत रिकॉर्ड करो, तुरंत प्रसारित करो, वो ही नहीं देखता कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते समय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। ठीक है, तो लौट रहे थे तो जो उच्च लोग होते हैं उन्होंने किया ऐसा। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई कि भाई दो वर्गों में लड़ाई हो गई। भाई उन्होंने ठीक है जो खबर थी प्रसारित करी, मगर कभी कभी जो है ना कुछ चीज़ों को संवेदनशीलता देखते हुए छुपानी पड़ती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिसकी वजह से दंगा तक भड़कने की नौबत आ गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक का समय लग गया। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हो गई, यानी कि जो लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे वो स्थिति भी संकट में पड़ गई। प्रश्न संख्या 13 है। आ गए हम देखिए अपने आखिरी प्रश्न पर। यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। आपने कभी कोई आपदा देखी हो, सुनी हो, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए अच्छा है कि आप में से किसी ने कोई आपदा ना देखी हो
और ना ही भविष्य में आप लोग कभी इस तरह की आपदा देखो, सब कुछ अच्छा चले, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन भाई अक्सर ऐसा होता है, हम लोग टीवी देखते हैं ना, तो बहुत जगह पर चीज़ों को हमने देखा पढ़ा होता है ना, तो उसको देखने या पढ़ने के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या चीज़ें समझी हैं, उन्हें बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जान जाने की घटनाएं तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती हैं वो क्या है, बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, भूस्खलन है, तो ये सब क्या होती है, वो नेचुरल वे से चीज़ें आनी होती है। तो वो तो हमने नहीं देखी, लेकिन इंसानों ने एक आपदा पैदा करी है, वो देखते हैं क्या है। बात सन 1984 यानी कि 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फल फूल रहा था, फन फैलाए बैठा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज़ थे। उनके भाई अब ये इसका बहुत एक है कि भाई स्वर्ण मंदिर में छुपे होने की बात कही गई थी, तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पर फौज भिजवा दी थी, जिसकी वजह से सिख काफ़ी नाराज़ हो गए थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। भाई सिख बहुत नाराज़ थे, उनके पवित्र स्थल में हथियार गए थे, तो इस वजह से जो है ना, उनका जो खुद का अपना बॉडीगार्ड था बेअंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया था। ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानते हैं, तो हिस्ट्री है। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा, पूरा देश। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला दिया गया। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जलाया गया था, तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, सिखों को के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। उनकी संपत्ति, वाहन, दुकान, मकान जला डाले। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे। मेरे कितने ही मित्र संबंधी सड़क पर आ गए थे। उनकी जीवन भर की कमाई एक राजनीतिक दल ने भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाली थी। आज भी मुझे इसकी याद दिला देती है। तो मतलब आपने किसी एक व्यक्ति ने अगर वो कृत्य किया था, तो उसके चक्कर में उस राजनीतिक दल द्वारा जो लोगों के मन में गुस्सा भड़काया गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगा फैल गया था और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो ये एक ऐसी आपदा थी जो मनुष्य के द्वारा खड़ी की गई थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद क्या, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ध्यान देना है, वो है इस चैप्टर का मैं डीपीपी लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग क्षितिज वाली बुक में हर चैप्टर के साथ किया था, वैसे ही हम ऐसे करेंगे। तो इस चैप्टर में भी मैंने आपको 30 मार्क्स का पेपर बनाया है, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए हैं। अब वो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। कैसे, जैसे देखिए एग्जाम में कृतिका बुक से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, और ये प्रश्न होते हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, अब जब ये 3 मार्क्स के आते हैं तो इनकी जो वर्ड लिमिट्स रहती है, जैसे अभी लोग क्षितिज बुक में हम लोग कर रहे थे 25 to 30 वर्ड्स, जब कृतिका बुक के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये हमारे रहते हैं 50 to 60 वर्ड्स के लिखने के लिए। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये आपको प्रैक्टिस पेपर दिया है। इसमें सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 30 मार्क्स के, और इनके जो भी आप आंसर लिखोगे वो 50 to 60 वर्ड्स होने चाहिए। तो ये प्रैक्टिस पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, डीपीपी नंबर 1, उसे आप लीजिए, डाउनलोड कीजिए और इसके आंसर लिटरली लिख के करना। हर बार मैं बोलती हूँ, जो आपको डीपीपी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इनका आंसर आप लिख कर ही करना, बहुत अच्छा रहेगा। आंसर्स बनाना आ जाएगा, हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, स्पीड बन जाएगी, मिस्टेक सुधर जाएंगी, और चैप्टर तो रिवाइज हो ही जाएगा। तो एक आपके सैम्पल पेपर सॉल्व करने यानी कि एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले। ठीक है ना, तो फटाफट इस पर ध्यान दीजिए और इसको करिए। करने के बाद इसे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको दिया गया है, उसके ज़रिए आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, एवरेज चैप्टर डीपीपीज मिल रहे हैं, इवन कुछ सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज भी आपको डीपीपीज दिए जा रहे हैं, और उनके सोल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से
पढ़ सकूँ, ठीक है, सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर सकूँ। तो जब ये सारी चीज़ें हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट उससे ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इसी चैप्टर के, यानी कि इस जल प्रलय के जो हमने आपको प्रैक्टिस पेपर दिया है उसका सोल्यूशन वीडियोस लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।